गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी कि थोड़ा सा लेट हो गया आज के लिए, उसके लिए क्षमा, सॉरी। ठीक है। सबसे पहले तो सॉरी बेटा। देखो, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन एग्रीकल्चर। अच्छा, एक बात बताओ आप, भारत में दुनिया की जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत में दुनिया की जनसंख्या का कितनी परसेंट है? तो आप कहेंगे 17.5%। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। Our population is 17.5% of total population of world. Our population is 17.5% of total population of world, है ना? हमारी जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। हमारे पास क्षेत्रफल कितना है दुनिया के क्षेत्रफल का, वो देखो। भारत का क्षेत्रफल इंडियाज एरिया इज India's area is 2.43% of total area of world. भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.43% है। कि शकील, तुम्हारे पास दोनों बैच हैं क्या बेटा? कि भाई शकील हैं? तुम्हारे पास दोनों बैच हैं क्या? तो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत समझो। बेटा, बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट इतने कम भोजन से कैसे भरा जाए? बड़ी दिक्कत होगी। इंडस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया था बेटा। सीमेंट वीमेंट का एकाध उद्योग रह गया है, उसको हम करवा देंगे बाद में। एरिया कम और पॉपुलेशन ज्यादा, ये वही वाली बात हो गई कि घर छोटा और आदमी ज्यादा है, सुलाओगे कैसे? खिलाओगे कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब एक और दिक्कत और है इंडिया में। भारतीय कृषि मानसूनी जुआ है। अब ये बात समझना,
इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून। मानसून अच्छा होगा, कृषि अच्छी होगी, मानसून खराब होगा, कृषि खराब होगी। वो मैं करवा दूंगा। जीतीश गुरु जी का शेर कौन है? जिस समय मानसून अच्छा होगा, कृषि अच्छी होगी, और जिस साल मानसून खराब होगा, कृषि खराब होगी। कृषि खराब होगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए कृषि मानसूनी जुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसूनी जुआ कहलाता है। कृषि मानसूनी जुआ कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो भारतीय कृषि एक तरह का मानसूनी जुआ है। भारतीय कृषि मानसूनी क्या है? जुआ। यहां बात याद रखना, भारतीय कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। इंडियन एग्रीकल्चर फुल्ली डिपेंड ऑन मानसून। वेयर द मानसून इज बेटर, एग्रीकल्चर विल बी बेटर। द मानसून विच बी रोस्ट, एग्रीकल्चर विल बी रोस्ट। अच्छी बारिश हुई तो कृषि अच्छी हुई, और अच्छी कृषि हुई तो अच्छा लोगों की आमदनी हुई। कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। एग्रीकल्चर इज द comes under primary sector. Agriculture comes under primary sector. एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहां से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। वी गॉट रॉ मेटेरियल फ्रॉम हियर, वी गॉट रॉ मेटेरियल फ्रॉम हियर। सबसे ज्यादा कच्चा माल प्राप्त होता है, और सभी इंडस्ट्रीज के लिए बेस का काम करता है, आधार का काम करता है आपका एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज के लिए जो कच्चा माल है वो कहां से ही मिलेगा हमें? नहीं आ रही बात समझ में? अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा? यह उद्योगों के लिए आधार का कार्य करता है। जैसे समझो, किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र ये होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दीज आर द थ्री सेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी। ये यहां से यहां के लिए आधार और यहां से यहां के लिए। एग्रीकल्चर में आता क्या है? अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आता क्या है, तो कृषि तो आता ही है, एग्रीकल्चर तो आता ही है, पशुपालन भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, मछली पालन भी आता है, फिशरीज, क्या भैया, फिशरीज भी आता है, फिशरीज भी आता है। बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर आता है, पशुपालन भी आता है, फिशरीज भी आता है, और वन भी आते हैं, फॉरेस्ट्री भी आता है। नहीं आ रही बात समझ में? फॉरेस्ट्री भी आता है बेटा, क्या आता है? फॉरेस्ट्री भी आता है ना? ये सब आपके कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक और चीज, खनन, खनन जो है आपका, जिसे माइनिंग कहते हैं, ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, अर्थात ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, चाहे आपका कृषि हो, चाहे आपका पशुपालन हो, चाहे आपका मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ भी आ जाए, वो सब किस में आएगा? आपके प्राइमरी सेक्टर में। और खनन भी आपका किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। बेटा दोबारा सुन लो सेंटेंस, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपका कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे आपका फॉरेस्ट्री हो, तो वो आपका खनन हो, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? और जो सामान हमें यहां से प्राप्त होता है, जो सामान हमें यहां से प्राप्त होता है, उसका प्रयोग हम द्वितीयक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के रूप में करते हैं, अर्थात विनिर्माण इकाइयों के रूप में करते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा? द्वितीयक सेक्टर। क्या कहलाएगा? द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। खनन का मतलब होता है जैसे कोयला, कोयला खान से बाहर निकालना, सोना निकालना, तो कच्चा माल ही तो मिलता है। मान लो बच्चन माल क्या होता है? बच्चन माल, बच्चन माल नहीं बेटा, कच्चा माल, कच्चा माल। खनन जो होता है, मान लो आपको सोना मिला, सोना, सोना मिला आपको, खनन से आपने सोना निकाला, तो वो आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी के रूप में मिलेगा, या फिर ईंट मिलेगी, या फिर टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर का मिलेगा? अरे आज तो बाबू पढ़ने आया है, विशाल बाबू। बाबू कैसा है बेटा बाबू? बताओ बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां पर सभी प्रकार की फैक्ट्रीज आती हैं, कारखाने आते हैं यहां,
इंडस्ट्रीज आती है, और यहां पर तृतीयक सेक्टर में होटल, बैंक, बीमा, शिक्षा, कॉल सेंटर, ये सब किस में आते हैं? एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंक, होटल, कॉल सेंटर, ये सब किस में आते हैं बेटा? मॉल। मॉल होते हैं ना जहां से हम सामान खरीदने जाते हैं, वो मॉल्स। जिसके समझ में ना आया वो, हाँ, तृतीयक में उपभोक्ता आते हैं बेटा। जैसे उपभोक्ता तो सब में होते हैं, लेकिन तृतीयक में ज्यादा उपभोक्ता आते हैं। कोई बात नहीं बेटा। दादा चंदन याद है, दादा। सर मूवीज किस में आता है? सिनेमा आपका तृतीयक में आएगा, सिनेमा आपका तृतीयक में आता है। सिनेमा तृतीयक में आता है। समाज सेवी वगैरह सब तृतीयक में आते हैं, पॉलिटिक्स तृतीयक में आता है। जहां कुछ भी बेचा जाएगा वो तृतीयक में आएगा। हॉस्पिटल तृतीयक में आएगा बेटा। हॉस्पिटल तृतीयक में आएगा। ऑल द सर्विस विल बी कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल द सर्विस मतलब यहां पर क्या आएगा? सर्विसेज आएंगी सारी। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ऑल द सर्विस विल कम्स अंडर ऑल द सर्विस विल कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। पॉलिटिशियन बेटा तीसरे में आएंगे। लाइब्रेरी तीसरे में आएगी। ये आपने एक बार ये बता दो, ये यहां तक आपके समझ में आ गया है, लिख लिया है, या फिर यहां नहीं? अरे मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है दोस्त, ये बताया करो बस, पढ़ाता कैसा हूं इसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से हूं, कौन हूं, कैसा हूं, है? चलो, आ गया होगा बेटा। सस्यन प्रक्रम, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, सस्यन प्रक्रम, क्रॉपिंग सिस्टम, बताओ। सस्यन प्रक्रम, क्रॉपिंग सिस्टम, बताओ।
सस्यन प्रक्रम, देखो यहां पर इसको दो तरीके हैं, एक तो कंसेप्ट और एक होता है थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में आपको समझा देना। अब आसान लैंग्वेज में समझोगे या फिर कठिन लैंग्वेज में समझोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सर बेगुर अच्छा बैकग्राउंड चेंज करूं, आसान भाषा में। अच्छा, इस दुनिया का ऐसा कौन सा किसान है जो कर्जा नहीं लेता? इस दुनिया का ऐसा कौन सा किसान है जो कर्जा नहीं लेता? बताओ। सभी किसान कर्जा लेते हैं या फिर कोई कोई किसान ऐसा होता है जो कर्जा नहीं लेता? बताओ। लगभग लगभग सभी लेते होंगे, 98% सब लेते हैं कर्जा। हाँ, सही किसान कर्जा लेते हैं, बिना कर्जे के किसानी कैसे होगी? सब लेते हैं बेटा। एनिमल हस्बेंड्री वालों को नाबार्ड कर्जा देता है, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो नाबार्ड होता है वो कर्जा कोई ना कोई देता है ये कर्जा कहीं ना कहीं से। तो अगर हम बात करें सस्यन प्रक्रम की बेटा, तो बात यह है अरे सब लेते हैं कर्जा, तो कर्जे को आप लिख लो खर्जा। ये क्या लिख रहा है? खर्जा। खर्ज ही तो लिख रहा है। अरे तुम बोलो कर्ज, मैंने लिख दिया खर्ज, इसमें क्या दिक्कत है? खरीफ, रबी और जायद। जायद, रबी, खरीफ, एक शब्द और याद रखना आपको। अब यहां पर आप एक बात समझो कि जो कृषि वर्ष होता है, एग्रीकल्चर ईयर चलता है आपका, एग्रीकल्चर ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। मतलब जो आपका एग्रीकल्चर ईयर है वो चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक। मतलब इसका यह है कि पहली फसल जो बोई जाएगी वो बोई जाएगी जून जुलाई में, और काटी जाएगी अक्टूबर, 4 महीने बाद कटवाओ, 4 4 महीने के बाद ही तो काटते हैं, तो अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में रबी बोई जाएगी, 4 महीने बाद काटी जाएगी मार्च अप्रैल। ये मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी, ये काटी जाएंगी मई जून। अब कहेंगे कि गुरुजी यहां से तो एक गड़बड़ हो गया। हाँ भैया गड़बड़ हो गया। जो जायद की फसलों का टाइम पीरियड होता है वो सबसे कम होता है, और जो सबसे लंबा टाइम पीरियड होता है वो होता है आपकी खरीफ की फसलों का।
जो जायद की फसलों का टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका सबसे कम, और जो खरीफ की फसलों का टाइम पीरियड होता है वो होता है सबसे अधिक। याद रखना, जायद की फसलों में आते हैं आपके तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब किस में आते हैं आपके? जायद की फसलों में। इनको नॉर्मली हम हरी सब्जी, जितनी भी वेजिटेशंस आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सब्जी और फल के नाम से जानते हैं। ग्रामीण भाषा में इन सभी फसलों को हम तरकारी कहते हैं, कूलेंट कहते हैं, कूलेंट एग्रीकल्चर। अगर आपने खरबूज नहीं देखा तो बेटा मैं कैसे दिखा सकता हूं? वो तो देखने पर ही तो पता लगेगा कैसा होता है। बात समझना। मैंने क्या लिखा है बेटा, दोबारा से ध्यान दो, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना विशाल बाबू। खरीफ की फसलें जो होती हैं आपकी, वो बोई जाएंगी जून जुलाई में और काटी जाएंगी अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी, मई जून में काटी जाएंगी। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में बेटा? दोबारा समझो। खरीफ की फसलें आपके जून जुलाई में बोई जाएंगी, अक्टूबर नवंबर में काटी जाएंगी। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, मई जून में काट ली जाएगी। तो इसमें क्या है, नो 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 कर रहे हो? वाह भाई वाह। खरीफ की जो फसल होगी जून जुलाई में बोई गई और अक्टूबर नवंबर में काट ली गई। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई गई, जब ये फसल कट रही होगी तो ये बोई नहीं जा रही होगी। अरे यार कैसी बात करते हो आप? में से लगभग लगभग या तो गरीब किसान मजदूर के ही बेटा बेटी होंगे, इसमें कोई अंबानी का बेटा तो है नहीं, कोई बिजनेसमैन का बेटा तो है नहीं कि जिसने के कभी खेती ना देखी हो। हम्म। इस पे मत जाओ बेटा, प्रिंस शुक्ला, इस पर मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उस पर जाओ। खरीफ की फसल में क्या आता है वो समझो। धान, मूंगफली, मक्का, तंबाकू, अरहर, ये सब किस में आते हैं आपके? ज्वार, बाजरा, ये सब किस में आते हैं आपके? खरीफ की फसलों में। मार्च अप्रैल में क्या क्या कटता है? आलू, सरसों, गेहूं, जौ, ये सब किस में होते हैं आपके? ये सब किस में होते हैं आपके? रबी की फसलों में। इस समय धान कट रहे होंगे ना? धान कट चुके होंगे दीपावली से पहले, कई जगह धान इस समय कट रहे होंगे। तो आप खुद देख लीजिए बेटा, जौ, गेहूं, सरसों, आलू, ये सब किस में आते हैं? मैंने प्रमुख प्रमुख फसलों के नाम लिखे हैं बेटा। ये क्या लिखा है बेटा? अरहर कहां लिखा है बताओ? अरहर कहां लिखा है? लिखा तो है बेटा। अब तू पढ़ने आता है इसलिए बढ़िया आदमी हो गया, अब तू अपना नाम बदल ले, आवारा पशु की जगह रख ले अरुण सर का चेला, चेला ऑफ अरुण सर। मूंग भी खरीफ में ही आती है, मूंग भी
खरीफ में ही आती है। ज्यादातर फसल आपकी खरीफ में आ जाती है बेटा। ज्वार होता है, कैसे बताऊं यार, भैंस खाती है, बाजरा जैसा होता है देखने में। बताओ। चलो इससे आगे की कहानी हम आगे करेंगे, कल करेंगे, है ना। आज थोड़ा सा डिले हुआ क्लास में, उसके लिए एक बार फिर से माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, और जय हिंद, जय भारत।